ये है वो प्लेनेट जिसे देखकर इंसान हजारों सालों से सपने देखता आया है। और सबसे क्रेजी बात तो ये है कि आने वाले 10 से 20 सालों में हम में से कोई भी इस प्लेनेट पर कदम रख सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे पड़ोसी प्लेनेट की, जिसे हम मार्स बुलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जमीन तो है ही इतनी खूबसूरत, तो हम मार्स पर जाने का क्यों सोच रहे हैं। वेल, यही सवाल मैंने खुद से भी पूछा था, और जब मुझे इसका जवाब मिला तो मेरा दिमाग हिल गया था। देखो, एक बहुत ही डरावनी सच्चाई है जो हम सबको समझनी चाहिए, और वो ये है कि हमारी जमीन हमेशा सेफ नहीं रहेगी। 6.6 करोड़ साल पहले एक एस्ट्रॉइड ने पूरी डायनासोर स्पीशीज को खत्म कर दिया था, और वो भी सिर्फ एक टक्कर में। अब सोचो कि अगर आज ऐसा हो गया तो पूरी इंसानियत एक ही झटके में खत्म हो जाएगी। और इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट और विजनरीज कह रहे हैं कि इंसानों को मल्टी प्लेनेटरी स्पीशीज बनना होगा, यानी कि इंसानों को एक से ज्यादा प्लेनेट्स पर रहना होगा, वरना हमारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा रिस्की है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि अगर हमें किसी दूसरे प्लेनेट पर जाना है तो मार्स ही क्यों। अब देखो, हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। इनमें ज्यादातर या तो बहुत ज्यादा गर्म है, या तो फिर बहुत ज्यादा ठंडे हैं, या फिर इनके पास सॉलिड सरफेस ही नहीं है, जैसे जुपिटर और सैटर्न जो कि गैस जायंट है। जैसे वीनस को ही देखो जो हमारा करीबी पड़ोसी है, तो वहाँ का टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस है, जो कि इतना गर्म है कि लेड भी पिघल जाए। और आसमान में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं जो किसी भी चीज को डिसॉल्व कर देंगे। तो बेसिकली वीनस पे जाना इंस्टेंट डेथ है। अब बात करें मार्स की, तो ये हमारी जमीन की बहुत सारी चीजों से मिलता जुलता है। मार्स पे एक दिन 24 घंटे 37 मिनट का होता है, जो कि ऑलमोस्ट जमीन के बराबर है। वहाँ पर सीजन्स भी आते हैं जैसे यहाँ पर आते हैं। मार्स की सतह सॉलिड है जिस पर हम चल भी सकते हैं और बिल्डिंग्स भी बना सकते हैं। वहाँ पे पानी भी मौजूद है बर्फ की सूरत में, पोल्स में और जमीन के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मार्स हमसे रिलेटिवली पास भी है, जो कि करीब 22.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। मगर अब यहाँ पे असली चैलेंज शुरू होता है, और वो है मार्स पर पहुंचना और वहां पे सरवाइव करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। देखिए, जमीन से मार्स पर रॉकेट को जाने में 7 से 9 महीने लग जाते हैं, क्योंकि दोनों प्लेनेट अपने अपने ऑर्बिट में सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं। और हमें रॉकेट को एक स्पेसिफिक विंडो में लॉन्च करना पड़ता है, जो 26 महीनों में एक बार आती है। इसका मतलब है कि अगर कोई मिशन मार्स के लिए निकला और कुछ गलत हो गया तो फौरन वापस आने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो महीनों तक वहीं रहना पड़ेगा। यही वजह है कि मार्स को वन वे टिकट बुलाते हैं कुछ लोग। अब आप जरा इमेजिन करें कि आप मार्स पर पहुंच गए और स्पेसशिप का डोर खुला और बाहर की दुनिया देखी। सबसे पहले तो आपको एक लाल रंग का रेगिस्तान दिखेगा, जो कि चारों तरफ फैला हुआ है। मार्स को रेड प्लेनेट इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वहाँ की सॉइल में आयरन ऑक्साइड है, जिसे हम रस्ट भी कहते हैं, और यही उसे लाल रंग देता है। और अगर आसमान की तरफ देखेंगे तो वो भी पिंकिश ब्राउन दिखेगा, हमारी जमीन के जैसा नीला नहीं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, और कितना थिन है ये इस बात से जाने कि हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर का 1% है, और जो थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर है वो 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जो कि हमारे लिए जहरीला है। मतलब अगर आपने स्पेस सूट उतारी तो आप 15 सेकंड्स में बेहोश हो जाओगे और 2 मिनट में आपकी मौत हो जाएगी। तो बेसिकली मार्स पर स्पेशली इक्विपमेंट्स के बिना 1 मिनट भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो मार्स पर एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस है। ये इतना ठंडा है कि अंटार्कटिका भी इसके सामने गर्म लगे, और कभी कभी तो टेम्परेचर 125 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जो कि इतना एक्सट्रीम कोल्ड है कि आपका खून भी जम जाए। अब वहाँ पर रेडिएशन का भी इशू है, जो कि काफी सीरियस है। अब जमीन पर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो सूरज से आने वाले खतरनाक रेडिएशन को ब्लॉक कर देती है, मगर मार्स के पास ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए वहाँ पे कॉस्मिक रेडिएशन और सोलर रेडिएशन डायरेक्ट सरफेस पे आती है। 1 साल मार्स पर रहने पर आपको उतनी रेडिएशन मिलेगी जितनी जमीन पर आपको 8 साल रहने पे मिलेगी, और ये रेडिएशन कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ा देती है। तो बेसिकली मार्स हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, जो कि हर तरीके से आपको मारने की कोशिश करेगा। अब सवाल ये है कि अगर मार्स इतना ज्यादा खतरनाक है तो फिर हम वहाँ पर जाना क्यों चाहते हैं और जाएंगे कैसे। अब करंटली सबसे एम्बिशियस कंपनी जो मार्स पर जाने की तैयारी कर रही है वो है स्पेसएक्स, जिसके फाउंडर हैं एलोन मस्क। एलोन मस्क ने बिल्कुल क्लियरली कहा है उनका अल्टीमेट गोल मार्स पर सेल्फ सस्टेनिंग सिटी बनाना है, जिसमें करीब 10 लाख लोग रह सकें। अब ये सुनने में तो बहुत क्रेजी लगता है, लेकिन जब आप देखोगे कि स्पेसएक्स क्या बना रही है तो आपको लगेगा कि ये सपना पूरा हो सकता है। स्पेसएक्स ने स्टारशिप नाम का एक रॉकेट बनाया है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल रॉकेट है। ये रॉकेट 100 से 150 मैट्रिक टन का पेलोड स्पेस में लेकर जा सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये फुली रीयूजेबल है। मतलब कि जैसे प्लेन बार बार उड़ता है वैसे ही इस रॉकेट को बार बार यूज किया जा सकता है, जिससे कॉस्ट ड्रामेटिकली कम हो जाती है। पहले एक रॉकेट लॉन्च करने में सैकड़ों करोड़ों रुपए लगते थे, और वो रॉकेट
रॉकेट एक बार यूज होकर समुद्र में गिर जाता था, मगर स्पेसएक्स का रॉकेट वापस आकर लैंड कर जाता है और दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से मार्स मिशन पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि पहले मार्स पर जाने की कॉस्ट इतनी ज्यादा थी कि कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब प्लान ये है कि मार्स पर अनमैन्ड मिशन भेजे जाएंगे जो कि सप्लाई और इक्विपमेंट्स पहुंचाएंगे। फिर उसके बाद पहला मैन मिशन जाएगा जिसमें शायद 10 से 20 एस्ट्रोनॉट्स होंगे। ये वो पहले ब्रेव सोल्स होंगे जो ये जानते हुए जाएंगे कि शायद वो वापस ना आ सके। इन्हें मार्स पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना होगा, जैसा कि हैबिटाइट मॉड्यूल लगाना, ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम सेटअप करना, सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करना और पानी निकालने का सिस्टम बनाना। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मार्स पर रहेंगे कहाँ? अब शुरुआत में तो एस्ट्रोनॉट्स प्री फैब्रिकेटेड हैबिटाइट्स में रहेंगे जो कि हमारी जमीन से ही भेजे जाएंगे। ये बेसिकली बड़े बड़े प्रेशराइज्ड पोर्ट्स होंगे जिनके अंदर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होगा, टेम्परेचर रेगुलेट होगा, ऑक्सीजन सप्लाई होगी और रेडिएशन प्रोटेक्शन होगी। मगर ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा मटेरियल जमीन से भेजना बहुत ज्यादा महंगा है। इसीलिए साइंटिस्ट एक बहुत ही क्लेवर आइडियाज पे काम कर रहे हैं जिसे इन सीटू रिसोर्स न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। मतलब मार्स पे जो रिसोर्स अवेलेबल हैं उन्हीं से कंस्ट्रक्शन का काम करना। और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि मार्स की जमीन के अंदर बसना। जी हाँ, जमीन के अंदर हैबिटाइट्स बनाना जो कि रेडिएशन से भी बचाएंगे और टेम्परेचर को भी मेंटेन रखेंगे। मार्स की सतह से कुछ मीटर नीचे जाते ही रेडिएशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, क्योंकि सॉइल रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेती है, प्लस अंडरग्राउंड टेम्परेचर भी ज्यादा स्टेबल रहता है। अब एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है जिसे 3D प्रिंटिंग मशीन से कंस्ट्रक्शन करना कहते हैं। आइडिया ये है कि हम मार्स पर बड़े बड़े 3D प्रिंटर भेजेंगे जो कि मार्स की मिट्टी को यूज करके बड़े बड़े बिल्डिंग प्रिंट कर देंगे। मार्स की मिट्टी में आयरन और अदर मिनरल्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह यूज हो सकते हैं। रोबोट्स पहले से जाकर ये सारा काम कर देंगे और जब इंसान पहुंचेंगे तो उनके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा। सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन ये आता है कि मार्स पर पानी कहां से आएगा? अब देखें, पानी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पीने के लिए पानी चाहिए, खेती करने के लिए पानी चाहिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए भी पानी चाहिए, क्योंकि पानी से इलेक्ट्रोलिसिस करके ऑक्सीजन निकाली जा सकती है और रॉकेट फ्यूल भी पानी से बन सकता है। अब गुड न्यूज ये है कि मार्स पे पानी मौजूद है और ये काफी मिकदार में है। मार्स के पोल्स पर बर्फ की लेयर्स हैं जो कि मिलियंस ऑफ क्यूबिक किलोमीटर पानी को होल्ड करती हैं। इसके अलावा मार्स के सब सरफेस पे भी बर्फ है, जमीन के कुछ मीटर नीचे। बेसिकली पानी की कमी नहीं है, बस उसे एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी चाहिए। नासा और स्पेसएक्स दोनों ही वाटर एक्सट्रैक्शन पर काम कर रहे हैं। प्लान ये है कि ड्रिल की मदद से जमीन को खोदा जाएगा और बर्फ को पिघलाकर पानी जमा किया जाएगा। ये पानी प्यूरिफाई होगा और फिर पीने के लिए रेडी होगा। और एक बार पानी मिल गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। अब खाने की बात करें तो मार्स पे मैकडॉनल्ड्स तो नहीं है, तो खाना कहां से आएगा? शुरुआत में तो पैकेज्ड फूड जमीन से भेजा जाएगा, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है, इसीलिए मार्स पे फार्मिंग करनी होगी। अब मार्स की मिट्टी में कुछ केमिकल्स हैं जो कि पौधों के लिए जहरीले हैं, जैसे कि परक्लोरेट्स, इसीलिए डायरेक्टली मार्स की जमीन पर खेती नहीं हो सकती। मगर साइंटिस्ट ने हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसी टेक्निक को डेवलप किया है जिनमें फार्मिंग के लिए मिट्टी की जरूरत ही नहीं होती। पौधों को न्यूट्रिएंट रिच वाटर में ग्रो किया जाता है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, और इन प्लांट्स को एलईडी लाइट की मदद से सनलाइट दी जाती है और टेम्परेचर को कंट्रोल रखा जाता है। इसी तरीके से मार्स पर वेजिटेबल्स और फलों को उगाया जा सकता है। एक्चुअली नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सक्सेसफुली लेटस और अदर वेजिटेबल उगाए हैं, तो ये टेक्नोलॉजी प्रूवन है और मार्स पर भी काम करेगी। इमेजिन करें कि एक डोम के अंदर हरे भरे प्लांट्स उग रहे हैं और उस डोम के बाहर लाल रंग का रेगिस्तान है। ये नजारा कितना दिलचस्प होगा। अब एक बहुत ही एम्बिशियस और लॉन्ग टर्म प्लान की बात करते हैं जिसे टेराफॉर्मिंग कहते हैं। टेराफॉर्मिंग का मतलब है किसी प्लेनेट को हमारी जमीन जैसा बनाना, मतलब मार्स के एटमॉस्फेयर को थिक करना, टेम्परेचर बढ़ाना, ऑक्सीजन को जनरेट करना और इवेंचुअली एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पे इंसान बिना स्पेस सूट के भी रह सके। अब सुनने में तो ये साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, सैकड़ों या हजारों साल। एक आइडिया ये भी है कि मार्स के पोल पर न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट किए जाएं, जिससे बर्फ पिघले और पानी की भाप और CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हो। इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू होगा जिससे मार्स गर्म होने लगेगा। दूसरा आइडिया ये है कि बड़े मिरर्स को मार्स के ऑर्बिट में रखा जाए जो कि सनलाइट को बर्फ के पोल्स पे फोकस करे, जिससे बर्फ पिघलाई जा सके। एक और अप्रोच ये है कि फैक्ट्रीज सेटअप की जाएं जो कि कंटिन्यूसली ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करें और एटमॉस्फेयर को थिक करें। बेसिकली ये मल्टी जनरेशन प्रोजेक्ट होगा जो कि हमारे बच्चों के बच्चे कंप्लीट
करेंगे। प्रैक्टिकल टाइमलाइन की बात करें तो स्पेसएक्स का प्लान है 2026 से 2028 तक पहला अनमैन्ड स्टारशिप मार्स पर लैंड करवाना है और फिर 2030 में पहले इंसान भेजने हैं और 2050 तक एक छोटी कॉलोनी एस्टेब्लिश करनी है जिसमें कम से कम कुछ हजार लोग रह सकें। नासा का प्लान थोड़ा कंजर्वेटिव है और वो 2030s के लेट ईयर्स में पहला मैन मिशन लैंड करवाने वाले हैं। चाइना भी मार्स रेस में है और उनका प्लान 2033 में अपने पहले एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पर लैंड करवाना है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि मार्स पर कौन जाएगा। अब देखें, पहले मिशन में तो ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट जाएंगे जो कि स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, मगर इवेंचुअली जब कॉलोनी बड़ी होगी तो नॉर्मल सिविलियंस भी जा सकेंगे। एलॉन मस्क ने कहा है कि मार्स पर जाने का टिकट इवेंचुअली एक घर की कीमत के बराबर हो, मतलब कि अगर आप अपना एक घर बेच सकते हो तो आप मार्स पर जा सकते हो और जो लोग वहाँ जाएंगे वो वहाँ पर काम भी करेंगे, क्योंकि नई दुनिया को तामीर करने के लिए हर तरह के स्किल्स चाहिए। इंजीनियर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, फार्मर्स चाहिए, टीचर चाहिए, इवन के आर्टिस्ट और म्यूजिशियन भी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी को कल्चर भी चाहिए। अब सोचो कि मार्स पर डेली लाइफ कैसी होगी। आप सुबह उठोगे अपने अंडरग्राउंड हैबिटाइट्स में, एक स्क्रीन पर आपको मार्स की सरफेस दिखेगी जो कि विंडो नहीं होगी बल्कि कैमरा फीड होगी, क्योंकि रेडिएशन से बचने के लिए विंडोज नहीं होंगी। ब्रेकफास्ट करेंगे जो कि शायद मार्स पर उगाई गई वेजिटेबल्स का हो। फिर आप अपना स्पेस सूट पहनकर बाहर निकलोगे किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। शाम में कम्युनिटी सेंटर में लोगों से मिलेंगे और शायद कोई मूवी देखेंगे जो कि जमीन से बीम की गई हो। जमीन से राब्ता तो होगा लेकिन डिले होगा जो कि 3 से 22 मिनट का होगा, जो कि प्लेनेट की पोजीशन पे डिपेंड करता है। वीडियो कॉल पॉसिबल नहीं होगी लेकिन मैसेजेस आ जा सकेंगे। अब यहाँ पर कुछ फिलोसफिकल मैसेज भी आते हैं। मार्स पे पैदा होने वाले बच्चों के बारे में सोचें। ये बच्चे टेक्निकली मार्शियंस होंगे, उन्होंने कभी जमीन नहीं देखी होगी, उनके लिए मार्स ही उनका घर होगा। अब क्योंकि मार्स की ग्रेविटी जमीन की 38% है तो ये बच्चे डिफरेंटली डेवलप होंगे, उनकी हड्डियां और मसल्स डिफरेंटली ग्रो होंगे और शायद कुछ जनरेशन बाद मार्शियन ह्यूमन फिजिकली अर्थ ह्यूमन से डिफरेंट हो जाएं। ये भी एवोल्यूशन का एक नया चैप्टर होगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है और वो है गवर्नेंस का। मार्स पर कौन से लॉज होंगे। करंटली हमारी जमीन पे एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि आउटर स्पेस ट्रीटी है, जो कहती है कि कोई भी कंट्री किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पर सॉवरेनिटी क्लेम नहीं कर सकती, मतलब कि मार्स किसी कंट्री का नहीं है। मतलब मार्स पर जब कॉलोनी बनेगी तो वो किसके रूल से चलेगी, क्या वो आजाद होगी या फिर जमीन की गवर्नमेंट के अंडर होगी। इन सारे सवालों के अभी जवाब नहीं है और प्रोबेबली पहली कॉलोनी बनने के बाद ही इनके आंसर्स आएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मार्स एक फ्रेश स्टार्ट का मौका है जहाँ पे हम इंसानी गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे और एक बेहतर सोसाइटी बिल्ड करेंगे। अब अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो मार्स कॉलोनाइजेशन एक एक्सट्रीम एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। एस्टिमेट वेरी करते हैं लेकिन पहले 1 मिलियन लोगों को मार्स पर सेटल करने में शायद 100 बिलियन से 1 ट्रिलियन डॉलर्स तक का खर्चा है। ये सुनने में बहुत ज्यादा लगता है लेकिन कॉन्टेक्स्ट में देखो तो हर साल पूरी दुनिया मिलिट्री पर इससे ज्यादा खर्चा करती है। तो रिसोर्सेज तो हैं, बस प्रायोरिटी को चेंज करने की जरूरत है और लॉन्ग टर्म में मार्स प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। मार्स पे रेयर मिनरल्स हो सकते हैं जो कि हमारी जमीन पर कम है और साथ ही मार्स से एस्ट्रॉइड पे माइनिंग करना आसान होगा क्योंकि मार्स एस्ट्रॉइड बेल्ट के करीब है। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो टेक्नोलॉजी मार्स पर जाने के लिए डेवलप होगी वो हमारी जमीन पर भी इस्तेमाल होगी। जैसे कि अपोलो मिशन ने कितनी टेक्नोलॉजीज दी जो कि हमारी डेली लाइफ में है। वाटर प्यूरिफिकेशन से लेकर कंप्यूटर चिप तक सब कुछ स्पेस प्रोग्राम की देन है। अब मैं आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर देता हूँ कि अगले 10 से 15 सालों में क्या हो सकता है। 2030 के बाद पहले ह्यूमन मार्स पर लैंड करेंगे। ये एक छोटी टीम होगी जो वहाँ पे कुछ मंथ रहकर वापस आएगी। 2040s में वहाँ पर परमानेंट आउटपोस्ट एस्टेब्लिश होगा जहाँ पे रिसर्चर कंटिन्यूसली रहेंगे। 2050s में पहली प्रॉपर कॉलोनी बनेगी जिसमें शायद 100 लोग होंगे। 2060s और 2070s में ये कॉलोनी एक्सपैंड होगी और हजारों लोग वहाँ पे रहने लगेंगे और सेंचुरी के आखिर तक मार्स पर शायद फुल फ्लेज्ड सिटी हो जिसमें लाखों लोग रहेंगे। ये एम्बिशियस लगता है लेकिन याद करो कि साल 1903 में राइट ब्रदर्स ने पहली प्लेन उड़ाई थी और सिर्फ 66 साल बाद 1969 में हम चांद पर थे। ह्यूमन प्रोग्रेस एक्सपोनेंशियल है, लीनियर नहीं। अब फाइनली मैं आपसे एक पर्सनल थॉट शेयर करना चाहता हूँ। मार्स कॉलोनाइजेशन सिर्फ एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि ये इंसानों की स्पिरिट की रिप्रेजेंटेशन है। हम वो स्पीशीज हैं जो कि अफ्रीका से निकले और पूरी दुनिया पे फैल गए। हमने पूरी दुनिया के समंदर को पार किया, हमने माउंटेन्स पर चढ़ाई की और हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। मार्स जाना उसी जर्नी का एक न्यू स्टेप है। कुछ लोग कहेंगे कि जमीन की प्रॉब्लम सोल्व करो पहले, जो कि एक वैलिड पॉइंट है, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि एक्सप्लोरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों
साथ साथ चलते हैं। एक के लिए दूसरे को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जब आप रात के वक्त मार्स की तरफ देखेंगे जो कि एक रेडिश डॉट की तरह दिखता है, तो याद रखो कि शायद आपकी लाइफ टाइम में उसी छोटे से डॉट पर सिटीज बन जाए और वहाँ पे लोग रहने लगे। हम उस जनरेशन में से हैं जो कि हिस्टोरिक ट्रांजिशन देखेगी, जमीन से लेकर मल्टी प्लेनेटरी स्पेशीज बनने तक का सफर। ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम कितने लकी हैं इस टाइम में पैदा होने के लिए। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो स्पेसएक्स अपने अगले स्टारशिप को बनाने की तैयारी कर रही है और नासा अपने मार्स सैंपल्स को स्टडी कर रहा है। ये सब रियल टाइम में हो रहा है और हम सब इस हिस्टोरिक जर्नी के विटनेस हैं। तो दोस्तों, ये थी मार्स कॉलोनाइजेशन की स्टोरी। एक ऐसा ख्वाब जो कि कुछ सालों पहले साइंस फिक्शन लगता था और जल्द ही ये ख्वाब हकीकत बनने जा रहा है। हम लिटरली उस पॉइंट पे हैं जहाँ से फ्यूचर की हिस्ट्री लिखी जाएगी। शायद आप में से ही कोई पहला इंसान वो हो जो लाल रंग के सियारे पे अपना पहला घर बनाए, क्योंकि इम्पॉसिबल सिर्फ तब तक इम्पॉसिबल है जब तक उसे कोई पॉसिबल ना बना दे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।